हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 या सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है कोलाइड के अनुप्रयोग। कि जो कोलाइड हैं वो कौन कौन सी स्थिति में यूज में आते हैं, कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि कोलाइड कैसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो कोलाइड के अनुप्रयोग में एक एक करके सभी को अपन डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कोलाइडी औषधि। क्या कह रहे हैं हम? कोलाइडी औषधि। अब हम ये कहें जो कोलाइडी कण हैं उनका जो आकार है वो वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए कि जो औषधि होती हैं उनका आकार कोलाइडी कणों की सीमा के अंतर्गत आता है। और ये जो कोलाइडी औषधि हैं इनका आसानी से स्वांगीकरण तथा अधिशोषण होने के कारण मानव शरीर में आसानी से स्वांगीकरण तथा अधिशोषण होने के कारण औषधियों को सामान्य रूप से कोलाइडी रूप में प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। जैसे एक होता है आर्जिरोल तथा प्रोटोर्जिरोल। आर्जिरोल तथा प्रोटोर्जिरोल दो ऐसे होते हैं, ये होते हैं सिल्वर के रक्षित कोलाइडीसोल। ये क्या होते हैं? सिल्वर के रक्षित कोलाइडीसोल को हम क्या कहते हैं? आर्जिरोल तथा प्रोटोर्जिरोल, जिसका उपयोग आंखों की पलकों के उपचार में किया जाता है। किसमें उपयोग करते हैं अपन? आंखों की पलकों के उपचार में। इसके अलावा एक पॉइंट अपना आता है, जैसे कोलाइडी स्वर्ण है, कॉपर है, आयरन है। इनका उपयोग स्वास्थ्य वर्धक किसके रूप में होता है? स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में। जैसे अपन पढ़ते हैं या अपन ने देखा होगा सोना चांदी च्यवनप्राश ऐड आता है, उसका मतलब है उसमें कुछ मात्रा में सिल्वर के कण विद्यमान होते हैं, कुछ मात्रा में स्वर्ण के कण विद्यमान होते हैं। वो सामान्यतः स्वास्थ्य वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार कोलाइडी सल्फर का उपयोग किसमें होता है? कीटाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है, या छोटे छोटे हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने में यह प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है कोलाइडी एंटीमनी, जिसका उपयोग कालाजार के उपचार में होता है। कालाजार एक क्या होता है? रोग होता है। उसके उपचार में किसका यूज करते हैं? एंटीमनी का। कीटाणुनाशी के रूप में किसका उपयोग होता है? सल्फर का। स्वर्ण है, कॉपर है, आयरन है, ये कोलाइडी अवस्था में अगर होते हैं तो इनका उपयोग करते हैं स्वास्थ्यवर्धक के रूप में। चांदी का रक्षित कोलाइडी जो सोल है उसको हम क्या कहते हैं? आर्जिरोल प्रोटोर्जिरोल, जिसका उपयोग नेत्रों की पलकों के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो औषधि है उनको कोलाइडी अवस्था में प्रयोग करते हैं, अर्थात कोलाइडी औषधि मानव शरीर में अधिक उपयुक्त होती है, या इनका जो प्रभाव है वो अधिक होता है या अधिक प्रभावी होती है। तो पहला अनुप्रयोग किसमें होता है? औषधियों में, कोलाइडी औषधि के रूप में। ठीक है। दूसरा अपन बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है धूम्र अवक्षेपक। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? धूम्र अवक्षेपक। कैसे होता है वो देख लें। अवक्षेपक, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेल अवक्षेपक। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रेल अवक्षेपक ही कहते हैं। होता क्या है वो सुन लें। जिसे हम कहते हैं जो चिमनी होती हैं उनसे धुआं निकलता है और उस धुएं में कार्बन कण विद्यमान होते हैं। उस धुएं में क्या उपस्थित होते हैं? कार्बन कण। यदि उन कार्बन कणों को हम उस धुएं से पृथक कर दें तो जो धुआं है वो प्रदूषण मुक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रदूषण मुक्त।
क्योंकि हम ये कहते हैं धुआं एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइडी विलयन, कोलाइड होता है। अब उसमें से अपन कहते हैं कि जो धुआं होता है उसमें क्या उपस्थित होते हैं, कार्बन कण, और जिन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव, उन पर आवेश क्या होता है, ऋणात्मक। अब यहां से अपन क्या करते हैं, जहां से अपन कह सकते हैं कोई भी भट्टी वगैरह है या चिमनी वगैरह है जहां से धुआं निकलता है, उसके सिरों पर, माना कि ये वाला पार्ट है, यहां से क्या निकलेगा, धुआं, उसके सिरों पर एक तरफ तो क्या लगाते हैं, पॉजिटिव, और एक तरफ क्या लगाते हैं, नेगेटिव। इन दोनों को परस्पर कनेक्ट करते हैं, एनोड कैथोड। जब यहां से धुआं निकलेगा, उस धुएं में क्या कण है, कौन से कण है, कार्बन के। तो ये जो कार्बन के कण है उन पर आवेश कैसा है, नेगेटिव। ये जो आवेशित कण है, नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं, वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव पार्ट वाले इलेक्ट्रोड की तरफ या एनोड की तरफ गति करेंगे, और एनोड की तरफ गति करेंगे तो वहां पर जाकर के उदासीन अवस्था में आ जाएंगे, और शुद्ध रूप में जो धुआं है वो वातावरण में प्रसारित हो जाएगा। तो सीधा सा है कि चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं है वो दूषित होता है, जिसमें कार्बन कण विद्यमान होते हैं जिन पर आवेश ऋणावेश होता है। यदि इस धुएं को दो धात्विक प्लेटों के मध्य में या आवेशित प्लेटों के मध्य में से गुजारा जाए तो कार्बन के जो कण हैं वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मूव करते हैं और वहां पर जाकर के उदासीन हो जाते हैं, जिससे जो धुआं है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें प्रदूषण से निजात मिलती है, या जो धुआं है प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तो यह क्रिया जिस यंत्र के अंतर्गत होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेल अवक्षेपक। क्या होता है, कॉन्ट्रेल अवक्षेपक। ठीक है, तो ये तो हो जाता है धूम्र प्रक्षेपण। केवल क्या है, धुएं को अवक्षेपित अवस्था में लाना या धुएं में उपस्थित कार्बन कणों को उदासीन अवस्था में ला करके उनको पृथक करना क्या कहलाता है, किसमें होता है, कॉन्ट्रेल अवक्षेपक के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बाहित मल का शुद्धिकरण। बाहित मल का शुद्धिकरण। अब यहां से सुने सभी, जो बाहित मल है उसमें विभिन्न प्रकार की कोलाइडी अशुद्धि उपस्थित होती हैं जिन पर आवेश नेगेटिव होता है, जिन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक, कोलाइडी अशुद्धियां होती हैं। अब इसमें से जो बाहित मल होता है उसको वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन प्रक्रम के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, यहां जो उपस्थित नेगेटिव कोलाइडी कण है उनको एनोड पर एकत्रित कर देते हैं, उदासीन अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, और जिससे जो बाहित मल है वो शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यहां से अपन कहते हैं कि जब बाहित मल है उस पे अपन ने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो वहां पे उपस्थित कोलाइडी कण है, ऋणावेशित कोलाइडी कण है, वो एनोड की तरफ मूव करके उदासीन हो जाएंगे और उसका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, और जो शुद्ध जल है वहां से पृथक हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध जल को तो सिंचाई में प्रयुक्त करते हैं, और जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसको खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सीधा सा है, बाहित मल में ऋणावेशित कोलाइडी कण विद्यमान होते हैं जिन्हें वैद्युत कण संचलन द्वारा पृथक किया जाता है। वैद्युत कण संचलन द्वारा प्राप्त अवक्षेप को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तथा बाहित मल को सिंचाई, वो बाहित जल को सिंचाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, या यह पॉइंट भी जनरल उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे डेल्टा निर्माण। क्या होता है डेल्टा निर्माण। अभी तक हमने पढ़ा है डेल्टा कहां पे, सोशल साइंस में। हम ये सुनते हैं कि जब नदी का जल समुद्री या समुद्र में गिरता है तो गिरने वाले स्थान पर ही एक अवक्षेप के रूप में या कुछ पदार्थ संचित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जो क्या कहलाता है, डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा अनेक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन डेल्टा साइंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्राप्त होता है वो सुने कि जो नदी है जहां से बह करके आती है वह अपने साथ रेत, मिट्टी, धूल के कण, इसके अलावा कंकड़ पत्थर लेके आती हैं। अब उनमें ये जो पदार्थ हैं कहीं ना कहीं आवेशित कोलाइड होते हैं,
या कोलाडी विलयन की तरह ये कार्य करते हैं। इस प्रकार जो नदी के साथ बहता हुआ जो जल है वह एक कोलाडी विलयन की तरह कार्य करता है। तो बात सुने, नदी अपने साथ रेत है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है, कंकड़ पत्थर है, बहा करके लाती है। इस प्रकार यह एक कोलाडी विलयन की तरह प्रयोग होती है, या अपन कह सकते हैं कोलाडी विलयन की तरह कार्य करती है, जिस पर एक विशिष्ट प्रकार का आवेश विद्यमान होता है। अब यहां से अपन कह रहे हैं, माना कि नदी का जल बहता हुआ आ रहा है और यहाँ क्या है, एक प्रकार के समुद्र की स्थिति, यहाँ समुद्र है। अब यहां से अपन ये कहें, जैसे ही ये जल यहाँ गिरेगा तो इस समुद्र में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण क्या उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण। और एक चीज हमने पढ़ी है, जब किसी कोलाडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो उस कोलाडी विलयन में उपस्थित कोलाडी कणों का क्या हो जाता है, स्कंदन या अवक्षेपण। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि नदी का जल किसकी तरह कार्य कर रहा है, कोलाडी विलयन की तरह। और इस समुद्री जल में क्या उपस्थित है, लवण, जो किसकी तरह कार्य करते हैं, विद्युत अपघट्ट की तरह। तो जैसे ये विद्युत अपघट्ट इस कणों से मिलता है, कोलाडी कणों से मिलता है, तो उनको क्या कर देता है, ये अवक्षेपित कर देता है। और जैसे जहां जो मिलने वाला स्थान है वहीं पर एक अवक्षेपनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको क्या कहा जाता है, डेल्टा। क्या कहा जाता है, डेल्टा। तो सीधा सा है, नदी का जल अपने साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धि लेके आता है, जिससे एक यहाँ पर एक कोलाडी विलयन की तरह ये कार्य करता है, जिस पर एक निश्चित आवेश उपस्थित होता है। जैसे ये जल समुद्री जल में गिरता है, समुद्र में गिरता है, तो समुद्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के लवण इस कोलाडी विलयन को उदासीन कर देते हैं, जिससे कोलाडी कण अवक्षेपित होकर के डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो जाता है डेल्टा का निर्माण, ठीक है। इसके बाद अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, चर्म शोधन। अगला पॉइंट क्या पढ़ना है अपन, चर्म शोधन। चर्म शोधन का मतलब है चमड़े को अधिक कठोर बनाना या उसको साफ बनाना, स्वच्छ बनाना, जिससे कि उसका अधिकाधिक उपयोग हो सके। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो चमड़ा है, चमड़ा जो होता है वो धनावेशित कोलाडी कणों से मिलकर बना होता है, धनावेशित कोलाडी कणों से मिलकर बनाया जाता है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसको किस में डालते हैं, टैनिन में। और टैनिन कैसा होता है, ऋणावेशित कोलाइड। टैनिन कैसा होता है, ऋणावेशित कोलाइड। तो हम क्या करते हैं, जो चमड़ा है उसको टैनिन में डाल देते हैं, टैनिन के जो विलयन है उसमें डाल दिया जाता है। जहां क्या होता है, इसके पॉजिटिव कोलाडी कण इसके नेगेटिव कोलाडी कण से क्या हो जाते हैं, उदासीन, और उदासीन हो जाएंगे तो ये अवक्षेप के रूप में आ जाएंगे। इस प्रकार यहाँ जो चमड़ा है, जो पहले कैसा था, अपना टफ नहीं था, कैसा था, सॉफ्ट और स्थायी नहीं था, लेकिन जब इसको टैनिन में डालते हैं तो ये कठोर हो जाता है और स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से चमड़े को साफ किया जाता है, इसका शोधन किया जाता है, जिसको अधिकाधिक उपयोग में लाया जा सके। तो ये भी किस पे आधारित है, कोलाडी प्रक्रम पे, कोलाडी घटना पर आधारित होता है, ठीक है। इसके आगे अपन देखेंगे जल का शुद्धिकरण। अगला पॉइंट क्या होता है, जल का शुद्धिकरण। इसमें अपन देखें, नदी का जो जल है या नदी अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर आदि लेके आती है, जिससे उसमें उपस्थित कणों पर एक विशिष्ट प्रकार का आवेश, ऋणावेश विद्यमान होता है। तो इस जल में या इस जल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए इस जल के अंतर्गत फिटकरी मिलाते हैं या फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है, जिससे फिटकरी में उपस्थित पोटेशियम तथा Al+3 आयन जल में उपस्थित नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे वे कोलाडी कण अवक्षेप के रूप में नीचे आ जाते हैं और जो शुद्ध जल है उसको ऊपर से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
अशुद्ध जल को फिटकरी के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अशुद्ध जल में ऋणावेशित कोलाडी कण विद्यमान होते हैं, जिसमें फिटकरी मिला करके उसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं। आगे अपन सुने अगला पॉइंट, रबर उद्योग में रबर उद्योग। अब यहां से अपन कहते हैं रबर पादप से प्राप्त होती है, जिसमें वी आकार का कट लगाते हैं और वहां से एक दुग्ध जैसा पदार्थ स्रावित होता है। दूध जैसा पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, रबर क्षीर। क्या कहा जाता है, रबर क्षीर। यदि इस रबर क्षीर को अपन गर्म कर दें तो इसके ऊपर उपस्थित जो रक्षी परत होती है वो विघटित हो जाती है, टूट जाती है। इसके बाद ये बाहर जो विलयन उपस्थित होता है उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्ट के द्वारा रबर के जो कोलाडी कण हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे रबर क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके बाद रबर को और स्थायी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर। क्या मिलाते हैं, सल्फर। तो सल्फर मिलाने के बाद जो प्राप्त रबर है उसको क्या कहा जाता है, बल्कनीकृत रबर। क्या कहते हैं, बल्कनीकृत रबर। इसके द्वारा रबर को स्थायी तथा कम घिसने वाला बनाया जाता है। अब यहां से अपन दोबारा सुनेंगे, रबर पादप से प्राप्त होता है, जहां दुग्ध जैसे पदार्थ का स्रवण होता है, जिसे क्या कहते हैं, रबर क्षीर। जब रबर को गर्म करते हैं तो इसके ऊपर जो परत है वो टूट जाती है, विघटित हो जाती है, जिससे रबर में उपस्थित कोलाडी कण बाहर उपस्थित विद्युत अपघट्ट के द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रबर में सल्फर मिलाकर के इसे बल्कनीकृत रबर में परिवर्तित किया जाता है, जिससे रबर कम घिसने वाला तथा स्थायी अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो व्यवसाय है या रबर उद्योग है उसमें रबर एक कोलाडी विलयन की तरह यूज में आता है, कच्चे पदार्थ के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट बनाता है आकाश का नीला रंग। क्या कह रहे हैं, आकाश का नीला रंग। सुने अपन कि हम अगर पृथ्वी की सतह पे हैं और ऊपर आसमान को देखें तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। ऐसा क्यों होता है, हमारे और आसमान के बीच में वायु उपस्थित होती है, धूल के कण उपस्थित होते हैं, जो एक कोलाडी विलयन की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, कोलाडी विलयन की तरह। अब यहां से अपन कहते हैं जब प्रकाश इस माध्यम से गुजरता है तो इस कोलाडी विलयन में उपस्थित कोलाडी कण प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। इस माध्यम में उपस्थित कोलाडी कण प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। अब जिस प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है वह पदार्थ या वह कोई भी वस्तु है वह उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देती है। अब हम ये कहते हैं सात रंग कौन से होते हैं, विमग्योर होते हैं। एक तो वॉयलेट नीला होता है, एक ऐसा होता है रेड लाल। अब यहां से अपन कहते हैं इसकी लैम्डा क्या होती है, कम, इसकी लैम्डा क्या होती है, मैक्सिमम। अब जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक। और जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक है, तो जो आसमान है वह भी हमें नीले रंग का ही प्रतीत होता है। तो सीधा सा है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण जलवाष्प एक कोलाडी विलयन की तरह कार्य करती हैं, जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक मात्रा में होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होता है, इसीलिए आकाश हमें नीले रंग का प्रतीत होता है। लेकिन आकाश कैसे रंग का होता है, आकाश अगर नॉर्मल स्थिति देखें
बिना वायुमंडल के, तो यह काले कलर का होना चाहिए, काले कलर का होता है। ठीक है, आगे हम बात करें रक्त का स्कंदन। रक्त का स्कंदन या अवक्षेपण। सुने, जो रक्त है वो कैसा होता है, ऋणावेशित कोलाडी विलयन होता है। माना कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस स्थान से ब्लड बहने लगता है, और उस ब्लड को हम रोकना चाहते हैं, उसका रक्त का थक्का बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, फिटकरी। क्या लगाते हैं, फिटकरी, क्योंकि इस फिटकरी में क्या उपस्थित होते हैं, Al+3 आयन। अब ये Al+3 आयन है जो रक्त में उपस्थित ऋणावेशित कोलाडी कलम को उदासीन कर देते हैं, जिससे कोलाडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त FeCl3 मिलाते हैं। FeCl3 में क्या उपस्थित होते हैं, Fe+3 आयन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रक्त में उपस्थित ऋणावेशित कोलाडी कण इन धनायनों के माध्यम से अवक्षेपित हो जाते हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो रक्त का जो स्कंदन और अवक्षेपण है वह भी कोलाडी घटना पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, कोलाडी घटना पर आधारित। ठीक है, एक होता है क्या, फोटोग्राफी में। किसमें लेते हैं, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में कैसे होता है, फोटोग्राफी में जिलेटिन पर, जिलेटिन एक कोलाडी विलयन होता है, जिलेटिन पर AgBr के कण निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं, निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं। फोटोग्राफी जो फिल्म होती है उसमें जिलेटिन के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड के कण निलंबित रहते हैं। अब यहां से अपन कहते हैं जो जिलेटिन की लेयर है उसमें KBr तथा AgNO3 परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, AgBr बनाते हैं, और AgBr यहाँ पर निलंबित अवस्था में उपस्थित हो जाता है या जिलेटिन परत पर एक फैली हुई अवस्था में होता है, जो एक संवेदी भाग की तरह ये कार्य करता है। तो फोटोग्राफी प्लेट में दोनों ही भागों का यूज होता है, एक तो जिलेटिन का भी उपयोग होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और अपन पढ़ेंगे, कौन सा होता है, कोलाइडी वर्षा। क्या होती है, कोलाइडी वर्षा। कोलाइडी वर्षा कैसे होती है, हम ये कहते हैं जो बादल हैं जिसमें जलवाष्प उपस्थित होती है, जो किसकी तरह कार्य करते हैं, कोलाइड की तरह। किसकी तरह कार्य करते हैं, बादल कोलाइड की तरह। माना कि हमने दो बादल ले लिए, एक बादल पे आवेश प्लस है, एक बादल पे आवेश माइनस है। जब दोनों विपरीत आवेशित बादल परस्पर टकराते हैं तो टकराने के स्थान पर दोनों की कंडीशन कैसी होती है, उदासीन, जिससे इनमें उपस्थित जो जलवाष्प के कण हैं वो उदासीन होकर के संघनित अवस्था में आएंगे, और संघनित अवस्था में जैसे ही आते हैं तो वो जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आपतित होते हैं। इस प्रकार कोलाइडी वर्षा होती है या कोलाइडी वर्षा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विभिन्न जो बिंदु हैं जो दैनिक जीवन में यूज में आते हैं वो कोलाइडी घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो ये अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। इसमें शॉर्ट नोट अपना आ सकता है, जैसे आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, कारण दीजिए। तो कारण अपन को देना है, कारण एक शब्द का, एक लाइन का, 4 लाइन का हो सकता है, उसमें भी 1 नंबर ही मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें जिससे कोई समस्या नहीं हो। ये आज चैप्टर अपना फिनिश होता है। किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है। और सभी स्टूडेंट वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखें जिससे हमारा चैप्टर आगे की ओर चल सके, जिससे संबंधित जो क्वेश्चंस है जो बुक में दे रखे हैं उनको हम हल कर सकें। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।